नालंदा यूनिवर्सिटी, जो ना कि भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, जहां पर स्टूडेंट देश और विदेश से पढ़ने आया करते थे। उस दौर की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और इस यूनिवर्सिटी की वजह से भारत को उस दौर का एजुकेशन हब भी बोला जाता था। अब साल 629 में एक बुद्धिस्ट मोंग स्वानजांग चाइना से 10,000 मील यानी कि 1600 किलोमीटर पैदल चलकर भारत आए थे, ताकि वह सिर्फ एक बार इस यूनिवर्सिटी को देख सके और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सके। अब वो ऐसा करने वाले कोई पहले स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि देश दुनिया से हर साल लाखों बच्चे यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। अब यहाँ पर एडमिशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन यहाँ पर एडमिशन तभी मिलता था जब आप यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सके। अब आप खुद सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। आर्यभट्ट, नागार्जुना, धर्मकीर्ति जैसे लोग कभी इस यूनिवर्सिटी के हेड कोच रहा करते थे। अब इस यूनिवर्सिटी में उस समय लाखों की संख्या में किताबें मौजूद थी। जब सन 1190 में अफगानी घुसपैठी बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी, तो इस आग से निकलने वाले धुएं ने कई दिनों तक आसमान को ढक लिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कई सारे भारतीय नालंदा के इस इतिहास को नहीं जानते हैं। अगर वो इस चीज से थोड़े भी अवेयर होते तो नालंदा से कुछ ही दूरी पर एक बख्तियारपुर नाम का शहर बसा हुआ है। अब जिसने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया है, आज उसी के नाम पर पूरा एक शहर बसा हुआ है। अब यह बात हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में नालंदा यूनिवर्सिटी को थोड़ा डीप में समझते हैं। तो देखो, नालंदा के बनने से पहले भी भारत में तक्षशिला और मिथिला जैसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, और जहां पर दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। 5वीं सदी की शुरुआत में हुनसांग के लगातार हमलों की वजह से तक्षशिला और वहावनी यूनिवर्सिटीज का डिक्लाइन हो गया था, और तब नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में गुप्त साम्राज्य का राज हुआ करता था, और कुमारगुप्त प्रथम उनके राजा थे, और उन्हीं ने सन 427 में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अब यह यूनिवर्सिटी राजगीर शहर में बनाई गई थी, और पटना, जो कि उस समय का पाटलिपुत्र हुआ करता था, वहां से 90 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में स्थित थी। यह दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जब ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का नामो निशान तक नहीं था, जब पूरी दुनिया भर के बच्चे यहीं पर पढ़ने आया करते थे और गुरुओं के बीच में रहा करते थे। चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, टर्की, इंडोनेशिया और कहीं दूसरे देशों से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, और इसका पूरा एजुकेशन और रहना सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। किसी से भी कुछ भी नहीं लिया जाता था। अब इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जिन आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती थी, वो आस पड़ोस के गांव और राजाओं के कोर्ट से आते थे। उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में वर्ल्ड वाइड फेमस थी, और इसीलिए हर साल वहां पर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने की उम्मीद से आते थे। लेकिन वहां पर सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जाता था। सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड एक वोकल टेस्ट लेता था, यानी कि मौखिक परीक्षा लेता था, और अगर आप उसमें पास हुए तभी आपको उस यूनिवर्सिटी में एंटर मिलता था। फिर उस यूनिवर्सिटी में कुछ सीनियर टीचर्स और मॉन्क्स उसका एक एग्जाम कंडक्ट कराते थे, और जो स्टूडेंट्स उनमें पास हो जाते थे, सिर्फ उन्हीं को वहां रहकर पढ़ाई करने की अनुमति दी जाती थी। तो वहां पर पहले ही उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता था जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और फिर उनके माइंड को और भी ज्यादा शार्प किया जाता था, ताकि वो वहां से निकलकर पूरी दुनिया में इस ज्ञान को बांट सके। अब यहाँ पर महायान और हीनयान बुद्धिज्म की नॉलेज दी जाती थी। उसके साथ साथ वेद, उपनिषद, संस्कृत व्याकरण, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, फिलोसॉफी और फिजिक्स ऐसी कई सारी सब्जेक्ट्स का ज्ञान दिया जाता था। साथ ही साथ विद्यार्थियों को डिफरेंट स्किल्स लाइक स्विमिंग, फाइटिंग यानी कि मार्शल आर्ट, और भी बहुत सारे डिफरेंट रिचुअल्स भी सिखाए जाते थे। नालंदा अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस थी, और वहां पर रिलीजियस नॉलेज के साथ साथ लॉजिकल और फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स का भी ज्ञान दिया जाता था। एस्ट्रोलॉजी पर भी वहां बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी। तो देखो, अब मैं जो ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ये हमें उन सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड से ही पता चलती है जो कभी इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर गए थे। अब उन्हीं में से एक नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, स्वानजांग का। स्वानजांग एक चाइनीज व्यक्ति थे जो कि सिर्फ 13 साल की उम्र में एक बुद्धिस्ट मोंग बन गए थे। हालांकि उस समय चाइना में जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर थे वो कंप्लीट नहीं थे, इसीलिए फर्दर नॉलेज के लिए वह भारत आए थे, क्योंकि भारत उस समय बुद्धिज्म का और इन जनरल नॉलेज का केंद्र था। तो सन 602 में उनका चाइना में जन्म हुआ था, और 629 में वह भारत आए थे, और उन्होंने नालंदा के अलावा गांधार, मुल्तान, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, कांची, नासिक, मालवा और अजांती जैसी सिटीज को भी विजिट किया था। वो 629 से लेकर 643 तक भारत में रहते, जिसमें से 2 साल उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में बिताए थे। जब वो आया था तो उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ था। अब यहाँ पर जुआन ने शीलभद्र के गाइडेंस में एजुकेशन प्राप्त की थी, जो कि उस समय पर यूनिवर्सिटी के हेड थे। स्वानजांग अपने ट्रेवल व्लॉग में लिखते हैं कि उनके जो भी डाउट्स थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे हो गए थे, और उसने
उसने यहाँ पर बुद्धिज्म के साथ साथ संस्कृत व्याकरण की भी पढ़ाई की थी। जब स्वानजांग नालंदा आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ का तो सिक्योरिटी गार्ड भी हाईली एजुकेटेड था और उसी के जरिए हमें भी ये पता चला कि ये यूनिवर्सिटी कितनी ज्यादा नॉलेजेबल थी। अब स्वानजांग अपनी किताब में बताते हैं कि उस समय नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। यूनिवर्सिटी में 8 विहार यानी कि बुद्धिस्ट मोनेट्रीज थे और 300 अपार्टमेंट थे और स्टूडेंट्स के रहने के लिए बहुत सारे कमरे थे। साल 1915 में एक्वेशन के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने सिर्फ 12 हेक्टेयर एरिया को ही अनकवर किया था, जिसमें से 12 मिनिस्ट्रीज और 6 बिक्र टेम्पल्स मिले। लेकिन उस समय में यह यूनिवर्सिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब कुछ एस्टिमेट तो यह भी कहते हैं कि वह 200 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैली हुई थी, जो कि बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी और बाकी समय के साथ साथ अपने आप खत्म हो गई थी। जब सन 643 में स्वांगजांग वापस चाइना जा रहे थे तो वह नालंदा से 657 संस्कृत की किताबें 520 बक्सों में भरकर 20 घोड़ों की मदद से ले गए थे। इसमें से 74 किताबों को उन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट भी किया है। अब आप खुद सोचिए, सिर्फ 657 किताबों को ले जाने में 20 घोड़ों की जरूरत लगी थी। तो आप खुद सोचो कि यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सारी किताबें होंगी। एक एस्टिमेट के मुताबिक नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 मिलियन यानी कि 90 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद थी, जो कि 108 सब्जेक्ट्स पर बेस्ड थी। अब आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज्यादा बच्चे रहा करते थे और वो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो उसको बिना फीस लिए कैसे चलाया जाता होगा, क्योंकि खाने पीने के लिए और रोशनी के लिए कुछ अमाउंट में तो पैसा खर्च होता होगा, राइट। तो देखो, यह इतना सारा पैसा नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास के गांवों से मिलता था, क्योंकि हमारे ग्रंथों में शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और शिक्षा के बिना एक आदमी अपने जीवन की पूरी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास के 100 गांवों को ये ऑर्डर दिया गया था कि वो अपना कुछ पैसा और अनाज नालंदा यूनिवर्सिटी को टैक्स के तौर पर दे, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को सुविधा हो सके। और फिर जब धीरे धीरे इन स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती गई तो फिर इन गांवों को भी बढ़ा दिया गया। ये 100 से 200 कर दिए गए और उन सभी का टैक्स भी नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया जाने लगा। और जब गुप्ता एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद पाल एम्पायर आए थे, तब भी ये सारी चीजें चलती रही और किसी ने भी इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की नहीं सोची, बल्कि वहाँ के लोकल्स राजा तो शिक्षा को और ज्यादा प्रमोट किया करते थे। अब यहाँ पर कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि नालंदा तो सिर्फ बुद्धिस्ट मोनेट्रीज थी और हिंदुओं का उससे कोई भी लेना देना नहीं था और हिंदू राजा तो उसे बंद करवाना चाहते थे। तो यह बात बिल्कुल गलत है। अब देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो मेजोरिटी ऑफ बुक्स और ग्रंथ थे वो सभी संस्कृत में थे, जो कि हिंदू संस्कृति की मुख्य भाषा थी और इसीलिए 5वीं और 6ठी शताब्दी में इंडिया का गोल्डन टाइम पीरियड भी कहा जाता था। अब जब तक भारत में हिंदू और बुद्धिस्ट राजाओं का राज था, तब तक वहां पर नालंदा और भी जैसी यूनिवर्सिटीज थी, उनमें कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर समस्या तब हुई जब कुछ इन्वेडर्स की नजर भारत पर पड़ी। तो देखो, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के लगातार हमलों की वजह से और फिर दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद नॉर्थ इंडिया में मुस्लिमों का राज हो गया और मोहम्मद बख्तियार खिलजी उसी घोरी का मिलिट्री जनरल था। उस टाइम बिहार और बंगाल अभी भी मुस्लिम रूल से फ्री थे, इसलिए बख्तियार खिलजी लगातार वहां पर हमले कर रहा था और वहां के लोकल्स राजाओं को हराकर मुगल एम्पायर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था, क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद कोई भी ताकतवर राजा नहीं बचा था जो कि बख्तियार खिलजी को रोक सके। अब उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पे हमला क्यों किया, इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब हालांकि वो कितनी सच है यह तो नहीं पता। तो देखो, यह कहानी कुछ ऐसी है। एक बार कई सारे हमलों और लड़ाइयों के दौरान बख्तियार खिलजी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसने कई सारे हकीमों को और बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ और उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती गई। तो किसी ने उससे कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक आयुर्वेद आचार्य रहते हैं जिनका नाम राहुल श्रीभद्र है और वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब शुरू में तो उसने यह कहते हुए इलाज से मना कर दिया कि वो एक काफिर से अपना इलाज नहीं करवाएगा, लेकिन जब उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको मजबूरन राहुल श्रीभद्र को दिखाना पड़ा। लेकिन उसने राहुल श्रीभद्र के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे हाथ से कोई भी दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के ठीक कर सको तो बताओ। तो फिर राहुल श्रीभद्र ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने उसको एक कुरान दी और उन्होंने उस कुरान के पेजेस पर दवाई लगा दी थी और खिलजी से कहा कि जिस दिन तुम इस किताब को पूरा पढ़ लोगे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब जब खिलजी ने उस किताब को पढ़ना चालू किया और अपने हाथों से उस किताब के पन्ने पलटे और फिर वही हाथ उसके मुंह में गए और फिर उसके थ्रू वो दवाई उसके पेट में चली गई और उस दवाई के असर से वह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो उस किताब को पढ़ने से ठीक कैसे हुआ यह जानने के लिए वह उस आचार्य के पास गया। तो फिर उन आचार्य ने उसे बताया
कि वह किस तरीके से ठीक हुआ। अब यह सब सुनकर उसको बहुत जलन हुई, क्योंकि उसके बड़े बड़े हकीम भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, जो कि एक काफिर ने कुछ ही दिनों में कर दिया। अब यह तो मुझे भी नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि बख्तियार खिलजी ने ही 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला किया था और उसमें आग लगा दी थी। वहां के निहत्थे स्कॉलर्स को मार डाला था और उस पूरी यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया था, जिससे वहां की पूरी किताबें जल गई थी। अब एक फैक्ट तो ये भी है कि यूनिवर्सिटी के जलने के बाद भी कुछ मॉन्क्स वहां पर रहना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम सोल्जर्स ने वहीं नजदीक में ही अपना डेरा डाल लिया था और उन मॉन्क्स पर लगातार हमले होते रहते थे। इसीलिए उन मॉन्क्स ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को छोड़ने का फैसला ले लिया और मजबूरन उन मॉन्क्स को भी वहां से जाना पड़ा। सो दैट्स इट, यह स्टोरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।